देश को आज़ादी दिलाने में हजारों ऐसे गुमनाम नायकों की महत्वपूर्ण भूमिका थी जिसे आज हम और आप नहीं जानते हैं। ऐसे अनसंग हीरोज को हमें और आपको बताने के लिए, आने वाली पीढ़ी को उनके बारे में पढ़ाने के लिए भारत सरकार ने एक प्रयास किया है और आज़ादी का अमृत महोत्सव योजना के तहत पूरे देश से तमाम ऐसे हीरोज के बारे में छानबीन की जा रही है। उनके बारे में जो तथ्य हैं, जो उस दौर में थे और आज उनके परिवार के या उनके जो पीढ़ियां हैं उनके पास थोड़ा बहुत अगर कुछ बचा हुआ है तो उसका संकलन करके एक वेबसाइट के जरिए, एक किताब के जरिए लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश में इस पूरे कार्य को करने का काम गोरखपुर विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्रोफेसर हिमांशु चतुर्वेदी जी कर रहे हैं और अब तक हजारों ऐसे हीरोज़ की कहानियाँ ये सामने लेकर के आए हैं जो हमारे और आसपास के ही जो लोग हैं उन्हीं के बीच में रहते थे, लेकिन आज वो लोग कहाँ पे हैं, उनके परिवार के लोग कहाँ पे हैं, किसी को पता नहीं है। सर, एक बड़ी अगर कहें तो आपके ऊपर जिम्मेदारी दी गई, एक बड़ा संकलन, कितने लोगों तक आप पहुँचे, किस तरह से उनकी कहानियों को सामने लाने की कोशिश आप कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो आज़ादी का अमृत महोत्सव जिसका प्रारंभ किया गया, उस आज़ादी के अमृत महोत्सव का ये एक बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष रहा है कि हमारे देश का जो स्वतंत्रता आंदोलन है, उस स्वतंत्रता आंदोलन में ऐसे अनेक बलिदानियों ने मातृभूमि के लिए अपनी आहुति दी, सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, जिनकी की कोई भी जिक्र या जिनके नाम तक इतिहास की पाठ्यपुस्तकों में दर्ज नहीं है। अतः कम से कम हम उन बलिदानियों को, जिनको कि गुमनाम नायक हम कह रहे हैं या अनसंग हीरोज़ कह रहे हैं, इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत भारत के सांस्कृतिक मंत्रालय को ये जिम्मेदारी सौंपी गई। तो उत्तर प्रदेश एक बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास के दौरान। तो उत्तर प्रदेश में ऐसे बलिदानी, ऐसे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, जिनकी अपनी अपनी तरीके से बड़ी महत्वपूर्ण भूमिकाएं रही हैं मातृभूमि को स्वतंत्र कराने में, लेकिन उनके विषय में कोई जानकारियां प्राप्त नहीं होती हैं एक सामान्य व्यक्ति को। तो उस पूरे प्रदेश में लगभग 200 ऐसे नामों को तलाशने का कार्य किया गया और ये जो प्रोजेक्ट के रूप में ये कार्य मुझे सौंपा गया सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा, तो समस्या ये आती थी सबसे ज़्यादा इस कार्य को करते समय कि नाम तो हमें मिल रहे थे जब हम या हमारे जो रिसर्च असिस्टेंट थे जिलों तक गए, इवन तहसील के स्तर तक गए, लेकिन उन नामों की जो पुष्टि जिस तरीके से होती है कि साक्ष्य चाहिए, कि उदाहरण के तौर पर आप समझिए कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारियां हुई, सैकड़ों लोगों पर अर्थदंड लगाया गया, सैकड़ों गांव फूंक दिए गए, लेकिन उनके रिकॉर्ड्स जो हैं वो दर्ज नहीं किए गए। जानबूझ करके ब्रिटिश हुकूमत ने ये नहीं किया, लेकिन फिर भी अभिलेखागारों को खंगालने पर ये नाम मिलने शुरू हुए कि उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं कि रसड़ा में एक बड़ी सभा हुई 1942 के आंदोलन के दौरान, या शिवनाथ सक्सेना जी का जो योगदान रहा यहाँ पर, या चौरी चौरा की जो घटना है, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण घटना है, जिसकी बड़ी ख़राब तरीके से प्रस्तुति की गई इतिहास के लेखन में। उस चौरी चौरा से के उभार से जुड़े हुए और भी कुछ महत्वपूर्ण नाम निकल करके सामने आए, जो कि हमें अभिलेखागार के पटल से या फाइलों से हम उनको कन्फर्म कर पाए। तो आश्चर्यजनक रूप से ऐसे बड़े महत्वपूर्ण नाम निकल करके आए हैं, जिन 200 नामों की सूची सांस्कृतिक मंत्रालय को प्रस्तुत की जा चुकी है, जिसमें कई नामों को वो अपनी वेबसाइट पे उन्होंने चढ़ा भी दिया है और बाकी के अभी चढ़ाने की प्रक्रिया जारी है। बिल्कुल, तस्वीर अगर हम अपने दर्शकों को दिखाएं तो ये जो सामने स्क्रीन है, इस पे आप देखिए कि ये आज़ादी का अमृत महोत्सव का आधिकारिक वेबसाइट है amritmahotsav.nrc.in, और इस पे अगर आप जाएंगे तो इस तरह के तमाम ऐसे वीरों की कहानियाँ आपको उनकी तस्वीरों के माध्यम से, उनके डिटेल के जरिए आप तक पहुँचाने की कोशिश है, जो आज हमारे बीच तो नहीं है, लेकिन
जिन्होंने भारत को आज़ाद कराने में अपनी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इस तरह के लगभग 4,500 से अधिक हीरोज़ की कहानियाँ अभी वेबसाइट पे अपलोड की जा चुकी हैं और लगातार ये जो प्रक्रिया है वो जारी है। सर, आपके पास कितने लोगों की लिस्ट है और कितने लोगों का नाम अभी आपने मंत्रालय को भेजा है? फिलहाल 200 नाम की पहली सूची मुझे देनी थी, वो मैं मंत्रालय को सौंप चुका हूँ। लेकिन अतिरिक्त उसके मैंने ये पत्र भी प्रेषित किया है कि इस तमाम खोजाबीन के दौरान अभी हाल में ही मेरे पास लगभग 350 ऐसे नाम हैं जिनकी ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अभिलेखों से संपुष्टि हो चुकी है, उनकी कहीं चर्चा नहीं है किसी भी तरीके की। तो ऐसे नामों पर भी आगे विचार अभी चल रहा है और मुझे लगता है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत अभी और भी हमारे जो अनसंग हीरोज़ हैं जिन्होंने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए, वो नाम भी अभी आने शुरू होंगे। ये तो अभी पहल है आज़ादी के अमृत महोत्सव की और इस पहल को और आगे तक ये अपने ऑब्जेक्टिव्स के साथ पहुंचेगी। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं कि आज तक अधिकांश लोग यही मानते रहे कि चौरी चौरा की घटना जो है 5 फरवरी को हुई थी, लेकिन मूलतः वो घटना 4 फरवरी की हुई है। 4 फरवरी 1922 की घटना है जिसको कि दर्ज करके बड़े बड़े इतिहासकारों ने बताया 5 फरवरी की है। चौरी चौरा से जुड़े हुए कई ऐसे साक्ष्य हैं जो नए निकल करके आ रहे हैं। तो ये क्रम अभी आगे भी जारी रहने की पूरी आशा है। फ़िलहाल 200 नामों की सूची। सर, हम देख रहे हैं कि एक जो नाम ये लिस्ट है, एक एक नाम को रिसर्च करने में पूरी टीम आपकी लगी होगी। अगर हम गोरक्षपीठ की बात करते हैं, गोरक्षपीठ को नाथ योगियों का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। माना जाता है कि योग जो होता है इस पूरे पूर्वांचल क्या पूरे देश में योग की शुरुआत नाथ योगियों ने की थी। लेकिन आज़ादी के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान भी नाथ योगियों का इतना बड़ा योगदान था, ये बहुत लोगों को नहीं पता है। आपने भी रिसर्च किया, उसमें महंत गोपाल दास जी, महंत दिग्विजयनाथ जी और तमाम महंत गंभीरनाथ जी के बारे में आपने किया। तो किस तरह से साक्ष्य संकलन किए, क्या वहाँ पे टीम भेज करके और यहाँ से लेकर के दिल्ली तक आप लोगों ने प्रयास किया पूरा? देखिए, जो गोरक्षपीठ से जुड़े हुए ऐतिहासिक जितने भी स्रोत हैं, जब इन चीज़ों को मैं देख रहा था तो खासकर अगर ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी की बात करें और उसके पहले महंत गोपाल दास जी की बात करें, तो ये वो कालखंड है जब भारत में क्रांतिकारी आंदोलन खड़ा हो रहा है और गोरक्षपीठ क्रांतिकारी आंदोलन को जितना समर्थन और जितना मदद दे सकती थी वो वहाँ से उसको क्रांतिकारी आंदोलन को मिली है। चौरी चौरा में स्पष्ट रूप से प्रमाण मिले हैं कि ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी, वो जो 600 बताए जाते हैं कि केसरिया पहने हुए लोग भीड़ को नियंत्रित करते हुए चल रहे थे, बहुत ही एक कहिए डिसिप्लिन तरीके से, उसमें उनका जो विवरण मिल रहा है वो लगभग उन्हीं से मैच कर रहा है पूरा का पूरा पूरी तरीके से। और फिर जिस तरीके से पीठ के खिलाफ एक साजिश हुई 1947 के बाद, उसके तो सारे के सारे साक्ष्य डीक्लासिफाइड हो गए हैं। डीक्लासिफाइड मतलब कि वो क्लासिफाइड फाइल नहीं कि उन्हें कोई नहीं देख सकता, वो डीक्लासिफाइड फाइल्स हो गई हैं कि किस तरीके से पीठ को आप कहिए कि उसका नाम ख़राब करने की कोशिश की गई, क्योंकि वो शुरू से ही जो मैंने आपको कालखंड बताया। और उसके और पीछे चले जाइए, जब उसके आप पीछे जाएंगे तो जब बंगाल में पलासी के बाद जो पहला एक ईस्ट इंडिया कंपनी के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद हो रही है, उस आवाज़ में आपको एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट एक दिखाई देगा जिसको कि सन्यासी विद्रोह कहा जाता है। ये पहला विद्रोह है अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। और गोरखपुर, तमकुही से होते हुए बक्सर से पूर्णिया से नेपाल से बंगाल तक का इसका क्षेत्र है, जिसमें नाथपंथियों और साथ में जो दशनामीज़ हैं जिसमें गोसाई हुए और नागाज़ हुए, इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ पहली आवाज़ उठाने में। तो
ये जो जोग्राफिकल एरिया मैं आपको बता रहा हूँ उससे आप अंदाज़ा लगाइए कि नाथ पंथ का अभी कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री आनी बाकी है, कितना लंबा उसका क्षेत्र है, वो किस तरीके से राष्ट्रीय आंदोलन को प्रभावित कर रहे हैं शुरू से ही, तो वो कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री पर अभी कार्य होना बाकी है। तब वो निकल कर के आएगा कि पीठ का या गोरक्षनाथ मंदिर का क्या सीधा रोल रहा है भारत के स्वा को जीवित रखने में और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में। दोनों चीज़ें अलग नहीं हैं। स्वा का जागरण, स्वा की रक्षा और और स्वाधीनता, ये सब आपस में जुड़ी हुई चीज़ है। तो नाथपंथ जो है उसकी भूमिका शस्त्रधारी भी है और शास्त्रधारी भी है, और वो लंबे समय कालखंड तक के लिए है, जिसके साक्ष्य खासकर बंगाल के पतन के बाद तो उत्पन्न हो रहे हैं या मिल रहे हैं हम लोगों को। जी बिल्कुल, तो एक बड़ी अगर कहें तो जिम्मेदारी इसमें संस्कृति विभाग ने दी है प्रोफेसर हिमांशु जी को, और उस जिम्मेदारी का बेहतरीन तरीके से इन्होंने निर्वहन किया है। 200 से अधिक ऐसे हीरोज़ के बारे में मंत्रालय को जो पूरी डिटेल है वो भेजी जा चुकी है, और अभी भी 350 से अधिक ऐसे गुमनाम नायकों की कहानियाँ आपके पास हैं, जिसे जल्द ही संस्कृति मंत्रालय को दिया जाएगा। और ये माना जा रहा है कि पूर्वांचल ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का एक नेतृत्व था वो गोरक्षपीठ से कहीं न कहीं संचालित हो रहा था, लेकिन ये कहानी अभी भी अधिकतर लोगों को पता नहीं है। और इस तरह की तमाम कहानियाँ, सैकड़ों कहानियाँ हैं जो आज सिर्फ लोकगीतों और लोक नृत्यों तक ही, इसके अलावा जो लोक कहानियाँ हैं वहीं तक सिमट के रह गई हैं। लेकिन वैसे हीरो जो तमाम देश के लिए जिन्होंने अपने आप को, अपने परिवार को बलिदान कर दिया, उनकी पूरी कहानी, उनकी पूरी जीवनी सभी तक पहुंचाने की कोशिश संस्कृति मंत्रालय ने इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के जरिए की है। और ये माना जा रहा है कि इसमें से कई ऐसे वीरों की कहानियाँ किताबों की भी शक्ल में आएंगी, जिन्हें बच्चों को पढ़ाया जाएगा और उन्हें उनके वास्तविक इतिहास के बारे में जानकारी देने के लिए इस प्रयास को और इस कार्य को किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, गोरखपुर।